फ्रेंड्स, समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन हिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम संस्थापक। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का तो अंतिम संस्थापक था ही सही, पर अपन ने दिल्ली में जो सल्तनत व्यवस्था पढ़ी थी उसका भी अंतिम संस्थापक था इब्राहिम लोदी। क्योंकि जो अपन ने सल्तनत व्यवस्था पढ़ी थी, सुल्तान जो पद पढ़े थे, जिससे लोदी जो वंश चल रहे थे ना, उस वंश का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था इब्राहिम लोदी। अब अपन आगे पढ़ेंगे बाबर। तो वो मुगल काल जो शुरू होगा वो 300, साढ़े 300, 250 साल का वो जो मुगल काल चलेगा, उसमें कोई नया वंश नहीं आएगा। वो एक मुगल काल का ही शासन चलेगा और मुगल काल के ही शासक चेंज होंगे। उसमें कोई अलग से संस्थापक नहीं आएगा, कोई बाहर का राजा नहीं बनेगा। उन वंशानुगत एक तरफ से शुरू हो जाएगा मुगल वंश, और मुगल वंश मध्यकालीन हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि मध्यकालीन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा और पढ़ने में भी सबसे ज्यादा सुटेबल अगर वंश माना जाता है तो वो है मुगल काल। आज इब्राहिम लोदी को पढ़ रहे हैं, जो सल्तनत व्यवस्था का अंतिम संस्थापक था, और लोदी वंश का अंतिम संस्थापक तो था ही सही। पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। पहले अपन इब्राहिम लोदी के बारे में उसका परिचय जानते हैं कि इब्राहिम लोदी था कौन। इब्राहिम लोदी से पहले अपन ने पढ़ा सिकंदर लोदी। तो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और वह सिकंदर लोदी का पुत्र था। उसके शासन काल में मुगल आक्रमणकारी आया था बाबर के कारण लोदी साम्राज्य का पतन हो गया। फिर बुलाया भी इन्होंने ही था मुगल को। बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित ही लोदी वंश के कुछ थे, इसके भतीजा और इसके चाचा ने आगमन किया था इसकी मृत्यु के लिए, इसलिए बाबर भारत आया था। वो अपन आगे बढ़ेंगे बाबर के बारे में। प्रमुख घटनाएं, मतलब इब्राहिम लोदी की कुछ प्रमुख घटनाओं को समझते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठा, और अपने पिता की मृत्यु के बाद इसने दिल्ली की गद्दी संभाली। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु घटनाएं तो नहीं बताई जाती, उसका ऐसा पूछा नहीं जाता कि उसकी मृत्यु किस कारण हुई है, पर यह बताया जाता है कि गले में कुछ खराबी आने के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, पर बता देते हैं। उसके भाई जलाल खान ने विद्रोह किया और इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला। मतलब उसका भाई था जलाल खान, जिसके प्रति इब्राहिम लोदी ने विद्रोह किया और जलाल खान की मृत्यु कर दी, और उसके बाद इब्राहिम लोदी का पूरा शासन चला। इब्राहिम लोदी अहंकारी और कठोर शासक था। बताया जाता है अमीरों और सरदारों के बीच इसका संघर्ष रहा। तो कुछ अमीर और सरदार इसके बारे में जिक्र करते हैं कि इब्राहिम लोदी जो था वो एक क्या था, अहंकारी और कठोर शासक था। ऐसा कुछ अमीर और कुछ सरदारों ने इसके बारे में ऐसा कहा है कि वो कठोर अहंकारी शासक था। सैन्य नेताओं को नाराज किया, मतलब जो उसकी सैन्य व्यवस्था थी उनको इसने नाराज कर दिया था। उसने दौलत खान लोदी, पंजाब का गवर्नर, और आलम खान चाचा जैसे प्रमुख सरदारों को दबाने के लिए कड़ी कोशिश की। इब्राहिम लोदी दौलत खान लोदी जो उसका भतीजा था, मतलब माना जाता है, और चाचा था इसका आलम खान, जिसको दबाने के लिए इसने प्रमुख कोशिश की। आगे ये इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। राणा सागा, प्रमुख कुछ उसके युद्ध थे इब्राहिम लोदी की, जिन पर अपन चर्चा करते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। गगरौन का युद्ध, मतलब 1519 में मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत, उस समय मेवाड़ में शासक था राणा सांगा का। राजपूतों का शासक तो अपन ने सभी में पढ़ा, पर उस टाइम जिस टाइम इब्राहिम लोदी शासक कर रहा था उस समय मेवाड़ पे शासक था राजा राणा सांगा का। इब्राहिम लोदी को चुनौती दी, मतलब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को उस समय चुनौती दी, मतलब समझ लो कि युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। गागोरोन का युद्ध,
1519 में हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई। मतलब राणा सांगा से जो इब्राहिम लोदी का डायरेक्ट युद्ध नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है कि राणा सांगा से जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी का, उसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। बाबर का आक्रमण और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। पानीपत के अपन 3 युद्ध पढ़ेंगे, धीरे धीरे पानीपत के सभी युद्ध पढ़ेंगे। एक अकबर के टाइम पर पढ़ेंगे, बाबर के टाइम पर अपन जो शुरू कर ही रहे हैं। बाबर का सबसे पहला युद्ध, मतलब बाबर की एंट्री हो चुकी है भारत में, मतलब इसमें क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में। इब्राहिम लोदी के विरोधी दौलत खान लोदी और आलम खान जो उसका चाचा था ने मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को भारत बुलाया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में शामिल होने के लिए। और जो पानीपत का युद्ध बाबर ने भारत में किया था वो उसके किसके कहने पर किया था? दौलत खान और आलम शाह, जो इब्राहिम लोदी के सगे संबंधी थे। वो इब्राहिम लोदी को मरवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। पर जब बाबर भारत आया था तो बाबर की कुछ स्थितियां सही नहीं थी, क्योंकि बाबर पहले ही, मैं जब बाबर पढ़ाऊंगी तो वो अपने मुल्तान, अपनी जो जगह थी वहां से बाबर तीनों तरह से हारा हुआ था। मतलब जो उसके आसपास की जगह थी सभी तरफ से बाबर हारा हुआ था। और बताया जाता है कि बाबर के पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। इस टाइम इन्होंने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बाबर एक बहुत बड़ा योद्धा था, ये भी जिक्र करेंगे कि बाबर की जो युद्ध नीतियां थी वो इनसे काफी अलग थी। शुरू करते हैं पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई में अपन देखते हैं कि बाबर ने किस प्रकार 1526 में पानीपत की लड़ाई में कुछ नई नीतियां अपनाई। इब्राहिम लोदी के विरोधी दौलत खान लोदी और आलम खान ने मुगल शासक बाबर को भारत आमंत्रित मतलब आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। मतलब दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को, जो मुगल शासक था बाबर, उस पर भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526। यह है आपको इब्राहिम लोदी में याद रखना है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। क्योंकि पानीपत के जो बाकी युद्ध हैं वो भी अपन पढ़ेंगे और सभी को याद करेंगे। बाबर तुलुगमा युद्ध नीति और तोपों का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया। मतलब बाबर ने अपनी पहली युद्ध नीति में उसने तोपों का प्रयोग किया। अभी तक अपन ने जितने भी युद्ध पढ़े, जो सल्तनत व्यवस्था में अपन ने जितने भी युद्ध पढ़े दिल्ली सल्तनत काल में, उसमें किसी ने तोपों का उपयोग नहीं किया। पर बाबर जब भारत आया पानीपत के पहले युद्ध में उसने तोपों का उपयोग किया। और कहीं ना कहीं इस कारण ये रणनीति इब्राहिम लोदी की नहीं थी, इस कारण इब्राहिम लोदी के हार का सामना करना पड़ा और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। इब्राहिम लोदी मारा गया, मतलब तोपों का उपयोग करके, और जिस तरह बाबर ने उपयोग किया उसी नीति से उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश का अंत हो गया। कुछ कमजोर नीतियां थी इब्राहिम लोदी की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अमीरों का विद्रोह, मतलब उसकी कठोर नीतियों ने सरदारों को नाराज कर दिया था। मतलब उसके जो अमीर सरदार थे उसके टाइम छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे सरदार जो टुकड़ों में शासक करते थे, उनकी बाबर की जो कठोर नीतियां थी उनको कहीं ना कहीं, जो इब्राहिम लोदी की जो कठोर नीतियां थी, तो वहां के जो सरदार थे वो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी से नाराज थे। तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी हार का एक कारण माना जा सकता है। सैन्य दुर्बलता, मतलब उसकी जो सेना व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं दुर्बल थी। उसकी सेना व्यवस्था आधुनिक हथियारों यानी तोपों की कमी थी। उसकी जो सेना की जो व्यवस्था थी उसमें तोपों की कमी थी, क्योंकि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया और उससे पहले किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए उसकी ये नीति कहीं ना कहीं फेल मानी गई। बाबर के सामने पराजय, मतलब इब्राहिम लोदी की बाबर के सामने पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मतलब बाबर के सामने इब्राहिम लोदी की तो पराजय हो गई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाएगी, नींव रखी गई। अब पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी की मृत्यु। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और वह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। मैंने पहले भी कहा था दिल्ली सल्तनत का अंतिम, सल्तनत व्यवस्था का अंतिम संस्थापक था इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और इसी पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। क्योंकि युद्ध और इब्राहिम लोदी की मृत्यु, पानीपत का प्रथम युद्ध और इब्राहिम लोदी की मृत्यु, डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन आने की संभावना बनती है जब इब्राहिम लोदी या लोदी वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, एक नए वंश का भारत में आगमन हो रहा था और जो दिल्ली सल्तनत व्यवस्था थी उसका अंत हो रहा था। तो जो भारत में बाबर, जो मुगल वंश का शासक बनने वाला था प्रथम बाबर, और इब्राहिम लोदी, एक शासन व्यवस्था का अंत हो रहा था और दूसरी शासन व्यवस्था शुरू हो रही थी। वो कहां पर शुरू हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में शुरू हुई और उस टाइम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसकी मृत्यु भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। मतलब उसकी जो मृत्यु हुई थी ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि उसके बाद भारत में मुगलों का 300 साल तक शासन शुरू हुआ था। मतलब इसकी मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन करेंगे और मुगल अपनी सल्तनत व्यवस्था को अच्छी तरह से स्थापित कर लेंगे। क्योंकि बाबर जिस तरह से अपने राज्यों से हारा हुआ था और उसको भारत में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए उसको मौका मिला, तो उसने इस सल्तनत व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाला। और आगे मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश मध्यकालीन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट वंश माना जाता है और वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और जब भी मध्यकालीन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो मुगल वंश से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वर्ग 1 में अलग से मुगल काल को मेंशन किया गया है। कुछ युद्ध और कुछ मतलब जैसे डायरेक्ट पूछे गए हैं कि मुगल काल में किस किस, मतलब पूरा मुगल काल मतलब मेंशन किया गया है वर्ग 1 में। तो आपको यह फायदा देगा और आगे अपन मुगल काल हिस्ट्री पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपन आधुनिक की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।